हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब शुरू करेंगे क्लास टेंथ के अर्थव्यवस्था को। और क्लास टेंथ के अर्थव्यवस्था के प्रति एक चैप्टर को हम सभी एक एक करके 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और एक चैप्टर को हम सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अर्थव्यवस्था का आज हम सब पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आज ही इस चैप्टर को हम सब कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। आप इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव खाली स्थान जो भी है वो पूरा दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो में चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरह करके हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के जनक, मतलब कि अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जनक कौन है। तो चाणक्य इसके नाम है। इसी का दूसरा नाम भी है कौटिल्य, तो हम सब इसे चाणक्य या कौटिल्य दोनों कह सकते हैं। उसके बाद है फिर क्वेश्चन उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश, इसका आंसर है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है तो कमज़ोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था का परिभाषा होगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं मतलब जैसे कि लिखा हुआ कृषि उद्योग व्यापार परिवहन, इस प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है आर्थिक क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। उसके बाद फिर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया का परिभाषा हो जाएगा हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिससे हमें कुछ पैसा मिलता है, उन क्रियाओं को ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था आर्थर लेविस। इसका कहना था अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था ब्राउन। इनका कहना था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र जिसको टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर। आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे कार्य किए जाते हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन, कृषि, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सभी जितने भी काम हैं ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर। आंसर है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो काम शामिल है उसमें आता है खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस
और बिजली आदि के उत्पादन आदि, ये सभी क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है फिर तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्वेश्चन है फिर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और जिसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है, जो अधिकार होता है, वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, किसी खास व्यक्तियों के पास होता है। और ये व्यक्ति जो काम करते हैं वो अपने निजी लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये अमेरिका में है, जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में आता है। इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मौजूद है। उसके बाद है फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका आंसर हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश की साधनों का जो स्वामित्व और संचालन होता है, ये सब सरकार के पास होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जो चीन है, क्यूबा नामक देश है, इन सभी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी स्थित है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिश्रित रूप से, मिक्स्ड रूप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास, दोनों के पास होता है। जैसे कि भारत जो देश है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कुछ ऐसे स्वामित्व है, कुछ ऐसे अधिकार है जो सरकार के पास है और कुछ व्यक्तियों के पास भी है। तो यही कह रहे हैं कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, दोनों के पास होता है। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ किसे कहते हैं? आंसर इसका, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, समाज के सभी स्तरों का जीवन, सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसी ही विकास को समावेशी विकास कहते हैं। जिस विकास में समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, छूट ना जाए, इस प्रकार के विकास को ही समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा, वह विकास, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, वर्तमान की ज़रूरतें बिना किसी भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, उसे सतत विकास कहते हैं। भावी पीढ़ी मतलब भविष्य की जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके क्षमताओं और योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सके। जैसे कि अभी हम सब पानी का इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं, अगर ऐसे ही उपयोग करते रहें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर हम सभी इतना प्रदूषण फैलाते हैं, अगर ऐसे ही फैलाते रहें तो आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। तो ये काम यदि हम सब नहीं करेंगे, जिससे कि ऐसा काम हम सब नहीं करें या ऐसा काम हम सब करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को कोई किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, तो इस प्रकार के विकास को ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।
उसके बाद है क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आंसर है अर्थव्यवस्था के विकास को दो वर्गों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था का जो विकास है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। अब आर्थिक विकास की अगर हम सब बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो लिखा है आर्थिक विकास की परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो चलिए हम सब देखते हैं एक एक करके कौन सा परिभाषा है। प्रोफेसर रोस्टो का कहना है कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर है तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोफेसर मेयर आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन योजना आयोग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, इसमें 8 सदस्य होते हैं। उसके बाद है भारत में नियोजन। तो अगर योजनाओं की बात करें तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम सब लिखे हैं यहाँ पे। पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 1951 से 1956 में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, कब से कब तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। उसके बाद फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चली थी। उसके बाद है क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद किसे कहते हैं? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल या सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। मौद्रिक विकास किसे कहते हैं? मौद्रिक विकास में मतलब मुद्राओं के विकास में, मुद्राओं का विकास होने में काफ़ी लंबा समय लगा है। सबसे पहला मुद्रा के विकास में, मौद्रिक विकास में जो सबसे पहला प्रणाली था उसमें आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब लोग जो होते थे वो वस्तु से वस्तु को बदलते थे। किसी वस्तु को, लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो किसी दूसरे लोग को कोई भी दूसरा वस्तु दे करके उनसे वस्तु लेते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता था इसीलिए वस्तु से ही सामान को बदलते थे। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुद्रा का विकास होने लगा तो मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन करने लगे। उसके बाद फिर बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा लेन देन की जो क्रिया होती है उसको बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। फिर क्वेश्चन कोर बैंकिंग प्रणाली, इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसों को भेजने की क्रिया को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। फिर है क्वेश्चन एटीएम प्रणाली, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा को एटीएम प्रणाली कहते हैं। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसों का उपयोग करना डेबिट कार्ड कहलाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्रेडिट कार्ड, इसका परिभाषा हो जाएगा बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना क्रेडिट कार्ड कहलाता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसका परिभाषा हो जाएगा किसी देश में
एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होती है उसके योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसका परिभाषा हो जाएगा राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, या उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हम सब कुछ फुल फॉर्म की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो पहला है CBS। CBS का फुल फॉर्म होगा कोर बैंकिंग सिस्टम। C मतलब कोर, B मतलब बैंक, S मतलब सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। दूसरा है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तीसरा है ED, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथा है फिर NI, नेशनल इनकम। 5 नंबर में है PCI, ये आई है PCI, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 8 नंबर में है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 9 नंबर में है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद है 10 नंबर में GDI, ग्रोस डेवलपमेंट इंडेक्स। 10 नंबर में 11 नंबर में फिर HPT, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। 12 नंबर में है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 14 नंबर में NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और लास्ट है उसके बाद PDS, पब्लिक डेवलपमेंट सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। आंसर हो जाएगा यह सूचकांक संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा महबूबुल हक के निर्देश में, महबूबुल हक बांग्लादेश के रहने वाले थे, इसके निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक हैं। पहला आशा जीवन, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा जीवन स्तर, मतलब जीवन स्तर अच्छा हो। इसके बाद क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना है। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2000 ईस्वी को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आंसर हो जाएगा वह देश या राज्य जिसका आंतरिक संरचना जितना ही सुदृढ़ होता है वह देश या राज्य आर्थिक दृष्टि से उतना ही मजबूत होता है। आधारिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन के कारण। क्या कारण है बिहार के पिछड़ेपन के? तो आंसर है बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है। पहला में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना की कमी। कृषि पर निर्भरता, जो बिहार के लोग हैं
वो अधिकतर लोग, बिहार के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और बिहार में कृषि उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाती है। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद है बाढ़ तथा सूखे से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। उसके बाद क्वेश्चन, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। आंसर हो जाएगा बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण करके बिहार के पिछड़ेपन को कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। कृषि का तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ये सभी काम करेंगे तो बिहार का विकास हो पाएगा, बिहार का पिछड़ापन दूर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, नरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। यह एक राष्ट्रीय योजना है गांव में रोजगार देने की। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। न्यूनतम मजदूरी जो है इसकी, वो एक निर्धारित मजदूरी मिलती है। उसके बाद है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी मापदंड पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। पहला है APL और दूसरा है BPL। APL का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन और BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। जिस व्यक्ति की आय अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, उसे एबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है बीच में, इस लाइन को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। इसके ऊपर जीवन बसर करने वाले लोगों को एबव पॉवर्टी लाइन और इसके नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो सभी क्वेश्चन हम सब कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग पूरे भरोसा के साथ, यकीन के साथ हमारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर बचा है तो वो हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर बना करके भी एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो तो उसमें आ जाए। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। तो बस आप हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास करें, टॉपरों में अपने नाम को शुमार करें। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी नाम टॉपरों में आएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।